भाग 2 को समझने के लिए पहला भाग जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। उस घटना को सालों गुजर गए, मगर आज भी मैं कुछ नहीं भूला। आज भी वो सवाल मुझे परेशान करते हैं कि आखिर वो दोनों पति पत्नी मेरे पास ही क्यों आए थे। क्या वो मुझसे या अपने बच्चों को कुछ कहना या बताना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति किसी को दिखाई पड़े? इन अतार्किक प्रश्नों ने मेरे मन को परेशान कर रखा था। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब वो घटना मुझे याद ना आई हो। कभी कभी तो ऐसा आभास होता जैसे वो मेरे पास ही खड़े हैं। अक्सर मैं रातों को चौंक कर उठ जाता, एक अजीब सा डर मुझे महसूस होता, फिर सारी रात आंखों में ही कटती। थक हार कर मैंने ये बात अपने करीबी दोस्त प्रोफेसर रमाकांत को बताई। पहले तो मेरी बातों को सुनकर वह कतई मानने को तैयार नहीं हुए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये उसे मेरा वहम समझ रहे थे, पर मेरे बार बार जोर देने पर उन्हें मजबूरन मेरी बात को सुनना और मानना पड़ा। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मुझे पंडित विद्यासागर जी से मिलने को कहा। मैंने उनका बहुत नाम सुना था, वह एक जाने माने बहुत बड़े ज्योतिषी थे। लोग तो यहाँ तक कहते थे वह किसी के मन की बात कहने से पहले ही भाप जाते थे। मेरा उनका कभी मिलना नहीं हुआ था, कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा था, और सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मैं इन सब चीजों को मानता भी नहीं था। हाँ, उस घटना के बाद यह जरूर सोचने को मजबूर हो गया था कि इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोगों की समझ के परे है, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये समझ के परे वाली चीजें मुझे इतना परेशान करेंगी। और मैं दूसरे ही दिन पंडित विद्यासागर जी से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। जब मैं उनके यहाँ पहुंचा तो देखा वहाँ उनके भक्तों की काफी भीड़ थी। वो सभी जमीन में बिछी दरी पर बैठे हुए थे और पंडित जी एक कुशा के आसन पर। सभी अपनी अपनी समस्याएं पंडित जी को बताते और पंडित जी उनका निवारण करते। मैं भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तभी अचानक पंडित जी की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही वो बोले, आइए लेखक महोदय, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं आज उनसे पहली बार मिल रहा था और वो मुझे जानते थे। मैं इसी अचरज के भाव के साथ उठकर पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने मुझसे कहा, मुझे पता है तुम रात भर सो नहीं पाते हो। तुम्हारे दिमाग में कई अनसुलझे सवाल हैं, उनका उत्तर जानना चाहते हो, और यही व्याकुलता तुम्हें मेरे पास ले आई है। मैं आश्चर्य से उन्हें देखता ही रह गया। मेरे होंठ हिलकर रह गए, पर उससे कोई शब्द बाहर नहीं निकले। लेखक महोदय, मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर तो नहीं दे सकता, पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूँ। तुम थोड़ा इंतजार करो, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। मैं मुंह बाए उनकी बातों को सुनता रहा, जुबान को जैसे लकवा मार गया हो, जैसे मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। बस एक नया सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर पंडित जी को ये सब कैसे पता। मेरे जीवन में ये दूसरा सबसे बड़ा झटका था। खैर, मैं वहां से उठा और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ सवाल पहले से मेरे दिमाग में थे और कुछ नए सवाल अभी अभी पैदा हो गए थे। मैं अब उन सवालों में उलझा हुआ था। बस मुझे उस समय का इंतजार था जब पंडित जी मुझे मेरे सवालों के उत्तर तक पहुंचने का रास्ता बताते। वो पल जल्दी आया, पर जितने पल उस क्षण के दरमियान बीते वो मेरे लिए बहुत भारी थे। पंडित जी ने मुझको सबके जाने के बाद बुलाया। मैं कुछ पूछ पाता उसके पहले ही वो बोले, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें कुछ अनसुलझे सवालों ने घेर रखा है, लेकिन फिलहाल उन सवालों से ज्यादा ये सवाल तुम्हारे मन को परेशान कर रहा है कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ और मुझे तुम्हारे मन की बात कैसे पता है। मैं भौचक्का सा उनका चेहरा ही देखता रह गया। मेरे जुबान की बातें उनके होठों पर सजी थी, जिसे देख मैं और हैरत में था। पंडित जी मेरे मन की बातों को अच्छी तरह समझ गए थे। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान सज गई। उन्होंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मुझे उसने ऐसी नेमत बख्शी है कि मैं इंसान के अंदर चल रहे भावों को अच्छी तरह पढ़ व समझ सकता हूँ। मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो। मुझे यह भी पता है कि क्यों आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार किया था। अब जब आ ही गए हो तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें उस रास्ते की ओर भेजूं जिस रास्ते में तुम्हारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। मेरा सर खुद ब खुद पंडित जी के आगे नतमस्तक हो गया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज की दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, या ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं,
पर प्रत्यक्ष मेरे सामने था और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने उत्सुकता से पूछा, पंडित जी मैं सही जगह आ गया हूँ, कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त करें। मैं सालों से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। उस घटना के बाद आज भी वह सब चीजें मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चलती रहती हैं। आज भी कई सवाल मेरे जहन को कुरेदते रहते हैं। अब बस आपसे ही मेरी आखिरी उम्मीद है कि आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे और मुझे इन सवालों का जवाब ढूंढने में पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मगर एक बात ध्यान रहे, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बताऊंगा, उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम होगा। अगर तुमने मन को धैर्य संयम में रखकर सूझबूझ से उस रास्ते में कदम बढ़ाए तो तुम्हें मंजिल अवश्य मिलेगी। मैं तैयार हूँ पंडित जी, बस आप मुझे उस रास्ते का इशारा दें। मैंने तुरंत अपने हाथों को जोड़कर पंडित जी से निवेदन किया। मेरी बात सुनकर पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पल बाद में जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ, जहाँ इस कहानी की शुरुआत हुई थी तुमको वहीं जाना पड़ेगा। वहीं से तुम्हारा रास्ता शुरू होता है, वहाँ उस घर में। नहीं नहीं पंडित जी, मैं वहाँ नहीं जा सकता, और वैसे भी अब वह मेरा नहीं है। मैंने उसको बहुत पहले ही बेच दिया था और मेरी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। कुछ और उपाय बताइए, मैंने घबराकर पंडित जी से कहा। घबराओ मत, तुम वहाँ पहुँचो तो सही। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें खुद ब खुद दिशा निर्देश मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बार जाकर देखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब सही होगा। तुम्हारे हाथों से होने को एक नेक काम छुपा हुआ है, उसे तुम्हें ही पूरा करना है। इतना कहकर पंडित जी ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। मैं कुछ देर तक उनकी आंखें खुलने का इंतजार करता रहा और जब काफी देर हो गई उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं समझ गया कि मुझे चलना चाहिए। मैंने उनको प्रणाम किया और थके कदमों से वापस चला गया। पूरे रास्ते में बस यही सोचता रहा कि ये कैसा रास्ता दिखाया है पंडित जी ने मुझे। वापस उसी जगह भेज रहे हैं जहाँ से मैं सदा बहुत दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन पंडित जी की शक्तियों की महत्ता को देखकर मैंने निश्चय किया कि मैं उस जगह पर अवश्य जाऊंगा जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी और जहाँ से ये कांटों की तरह चुभने वाले सवाल मेरे जीवन में घर कर गए थे। मैंने अपने मन को पूरी तरह से मजबूत करके वहां जाने का निर्णय ले ही लिया। वो रात मेरी करवटों में गुजरी और अगली सुबह ही मैं उस पुराने घर की ओर चलने की तैयारी करने लगा और जाने से पहले अपनी पत्नी को यह कहकर गया कि मैं एक नई कहानी लिखने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं किसी शांत जगह पर रहना चाहता हूँ। इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और जल्दी लौटूंगा। लेकिन सच मानो तो मन में कहीं एक डर जरूर था कि मैं कहकर तो जरूर जा रहा हूँ कि मैं वापस जल्द ही लौटूंगा, पर लौटूंगा भी कि नहीं। लेकिन उस डर को मैंने अपने आप पर हावी नहीं होने दिया और निकल पड़ा उस अनजाने रास्ते पर जिस पर मेरे सवालों के जवाब मिलने थे। मन में ऊपर वाले के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पंडित जी पर पूर्ण विश्वास लेकर संयमित मन से बरसों बाद आखिर में वहां पहुंच ही गया जहां मैं अब कभी भी जाना नहीं चाहता था। मेरी आंखों के सामने वही इमारत खड़ी थी जो इस कहानी की मुख्य गवाह थी। वो इमारत देखकर कोई भी कह सकता था कि यहाँ सालों से किसी इंसान के कदम नहीं पड़े होंगे। मुझे नहीं पता कि मेरे बेचने के बाद नए मालिक के साथ क्या हुआ जो उसने इस शानदार इमारत को यूं ही खंडर बनने को छोड़ दिया। वक्त की मार ने उस इमारत की खूबसूरती को बदसूरती में बदल दिया था। दीवारों के रंग उड़ चुके थे, उसकी जगह काइयों ने ले ली थी। जगह जगह पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। कई दीवारों में जंगली बेलें भी चढ़ गई थी, यहाँ तक कि दरवाजे भी जर्जर हालत में थे। मगर इमारत अब भी अपना सीना ताने वक्त के बेरहम थप्पड़ों से मुकाबला कर रही थी। कुल मिलाकर वो किसी रामसे ब्रदर्स के हॉरर फिल्मों के सेट का हिस्सा लग रही थी। उसे देखकर ही शरीर में झुरझुरी सी आ गई। मेरे कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दिल की धक धक बढ़ गई, शरीर ने पसीना उगलना शुरू कर दिया। अंदर से कोई चीखा, वापस लौट जा, वापस लौट जा। एक अनजान डर मुझे अपने कदमों को पीछे खींचने को मजबूर कर रहा था। न जाने क्यों मुझे अपने आसपास किसी और के होने का एहसास हो रहा था। मैं झटके से मुड़ा, पर पीछे सिवा खामोशी के कुछ नहीं था। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। मैंने ईश्वर का नाम लिया और दिल को मजबूत कर उस वीरान इमारत की ओर बढ़ा दिया। लेकिन ये क्या, मेरे कदमों की आवाज के साथ साथ मुझे अपने पीछे कुछ और कदमों का आभास हुआ, जैसे कोई और भी है जो मेरे पीछे चल रहा है। एक बारगी में फिर पलटा, लेकिन कुछ भी नहीं। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी।
दिल कर रहा था कि मैं वहां से भाग जाऊं। गला पूरी तरह सूख चुका था, पैरों पर मानो मनों का वजन बंधा हुआ था। मैं वहां जमीन पर बैठ गया और किसी तरह बैग से पानी की बोतल निकाली और एक सांस में पी गया। थोड़ी राहत महसूस हुई। एक बार फिर से मैंने अपने चारों तरफ का मुआयना किया, लेकिन मेरे सिवा वहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। अपनी टूटती हिम्मत को जुटाकर मैं इमारत के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा पूरी तरह से जर्जर था, बस किसी तरह कब्जों के सहारे लटक रहा था। शाम का धुंधलका भी होने लगा था। मैंने दरवाजे को धकेला और वो चरचराहट की आवाज के साथ तुरंत खुल गया, मानो किसी को मेरा ही इंतजार था और मेरे आते ही दरवाजा खोल दिया गया हो। इस ख्याल ने मेरे रोए खड़े कर दिए। अभी मैं ख्याल से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि अचानक कमरे के अंदर से ढेर सारे चमगादड़ कर्कश आवाज करते हुए मेरे सर के ऊपर से निकले। डरकर मैं तुरंत नीचे झुक गया। मेरी हालत खराब हो गई थी। अंदर से फिर आवाज आई, वापस लौट जा, वापस लौट जा। मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए। कमरे के अंदर झांकने तक की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने पंडित जी को याद किया कि मुझे कहाँ फंसा दिया आपने। यूं लगा जैसे वो मेरे अंदर से ही बोले, डरो मत लेखक महोदय, मैं आपके साथ हूँ। ईश्वर का नाम लो और अंदर प्रवेश करो। अंदर ही तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जैसे एक नई हिम्मत का संचार हुआ। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए मैंने दरवाजे के अंदर झांका। वहाँ काफी अंधेरा था, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। टॉर्च निकालकर मैंने अंदर रोशनी डाली तो देखा पूरा कमरा धूल से पटा पड़ा था। हर तरफ मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। दीवार पर लटकी पेंटिंग्स धूल से अटी पड़ी थी। कमरे में कुछ फर्नीचर भी रखा हुआ था जिन्हें चादरों से ढक दिया गया था। वो सोफा भी वहीं मौजूद था जिस पर वो दोनों आकर बैठे थे। एक पल के लिए मैं जैसे फ्लैशबैक में चला गया और बरसात की वो रात का मंजर मेरी आंखों से गुजर गया। दहशत ने मेरी रूह को जकड़ लिया। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। डगमगाती हिम्मत को संभालते हुए मैं आगे बढ़ा। पहला कदम अंदर रखते ही मेरी चीख निकल गई। कई चूहे तेजी से मेरे पैरों से गुजर गए। मैं घबराकर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च भी हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर बुझ गई। मेरा सर किसी चीज से टकराया और मेरे होश गुम हो गए। एक जोर की आवाज के साथ न जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली। सर में अभी भी जोर का दर्द हो रहा था। मेरे हाथ दर्द वाली जगह पर पहुंचे तो उंगलियों में कुछ चिपचिपाहट महसूस हुई। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो सर से निकला हुआ खून था। मैंने अंधेरे में ही टटोलते हुए टॉर्च ढूंढी। तभी अचानक जोर की बिजली कड़की। ऐसा लगा जैसे वो सीधे उस इमारत से टकराई हो। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी। तेज हवा के झोंकों की वजह से पैदा होने वाली आवाज बहुत ही भयानक लग रही थी। बिल्कुल उसी रात जैसा मंजर था। अब मैं अपने को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अंदर बाहर घुप अंधेरा था। बीच बीच में कड़कती बिजली उस माहौल में डर को और बढ़ा रही थी। टॉर्च की रोशनी भी उस भयंकर अंधेरे को चीरने में नाकाम पड़ रही थी। तेज अंधड़ के कारण दरवाजों के पल्लों की टकराने की तेज धड़-धड़ की आवाज मेरे दिल की धड़कनों को भी बढ़ाने का काम कर रही थी। फर्नीचर पर ढकी चादरें भी उड़ चुकी थी। दीवार पर लगी पेंटिंग जमीन पर गिरी पड़ी थी। शायद उसी के गिरने की आवाज से मुझे होश आया था। ईश्वर का नाम लेने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उन्हीं को सुमिरन करना शुरू कर दिया। काली भयानक रात, जोरदार बारिश, आंधी सरी की तेज हवाएं, शहर से दूर एक वीरान इमारत, गुप्त अंधेरा, खुद के आसपास किसी और के होने का अनजाना एहसास किसी भी मजबूत दिल वाले इंसान को भी दहशत में डाल सकता था। और मैं तो ईश्वर पे भरोसा और खुद पे हिम्मत ना होती तो शायद मेरा तो राम नाम सत्य हो चुका होता। टॉर्च की मरी मरी रोशनी के सहारे मैंने अंदर जाने का मन बनाया, लेकिन जाने से पहले हवा की वजह से भयंकर आवाज करते दरवाजे को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन हवा के तेज झोंके मुझे नाकाम कर रहे थे। किसी तरह मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें बंद किया, फिर भी ताकतवर हवा उन्हें धकेलने की कोशिश में लगी हुई थी। मैंने पास पड़े एक मेज को खींचकर दरवाजे को ओट लगा दी, जिससे कि वो खुल न सके। इतनी देर में ही मैं पसीने से तरबतर हो गया। रेल की गति में चलती धड़कनों की आवाज़ खुद को ही सुनाई दे रही थी। मैं उसी मेज के सहारे ज़मीन पर ही बैठ गया। सूख चुके गले को थूक के सहारे गीला करने का प्रयास नाकाफी था। बैग से बोतल निकाली और 2 घूंट कटक लिया, तब कुछ राहत हुई। टॉर्च की मध्यम रोशनी में मैंने एक बार फिर से उस कमरे का मुआयना किया।
सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। डर के साथ साथ थकान भी मुझ पर हावी होने लगी थी। किसी तरह अपनी बची कुची ताकत को संजोकर मैं खड़ा हुआ और अंदर बने कमरों की ओर चला, जहाँ कभी मेरा बेडरूम हुआ करता था और दूसरा गेस्ट रूम। मकड़ी के जालों को हाथ से हटाते हुए मैं आगे बढ़ता गया। दरवाजे के बाहर से अभी भी तेज बारिश और हवा के थपेड़ों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब शायद डर कुछ कम हुआ था। मेरे चलने से होने वाली आवाज़ उस बाहर के शोर में दबी जा रही थी। उसे इग्नोर करके मैं धीरे और सधे कदमों से बेडरूम की ओर जा रहा था। टॉर्च पर हाथों की पकड़ मजबूत थी। आंखें चारों तरफ घूमकर अंधेरे को चीरने का प्रयास कर रही थी। कुछ पल में ही मैं उसी रूम में था जो मेरा बेडरूम था। टॉर्च की रोशनी के गोले ने उस कमरे को अपने में कैद करना शुरू कर दिया। उसके अंदर का फर्नीचर, बेड, सब कुछ वैसा ही था जैसा मेरे समय हुआ करता था। मैं उस कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे यानी गेस्ट रूम की ओर बढ़ा। मैं अपने अंदर उमड़ते भावों को शांत करने के लिए उस कमरे में जा रहा था। देखना चाहता था कि उस कमरे में वैसा ही सब कुछ है जैसा मैं छोड़ गया था या कुछ बदला है। इसी उधेड़ बुन के साथ मैंने उस कमरे में प्रवेश किया। सामने का नज़ारा खून जमा देने वाला था। सामने बेड पर नज़र पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कमरा भी उसी तरह पूरी तरह व्यवस्थित था जैसा मैं छोड़ गया था। बेड पर वही सलवटे भरी पलंग पोश, वही तकिया, वही चादर और एक किनारे पर पड़े वही गीले कपड़े, कुर्ता और साड़ी जो मैंने उन दोनों को उस रात पहनने को दिए थे। दहशत से मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ मेरे हलक में ही अटक सी गई थी। फटी आंखें अब भी उन्हें गीले कपड़ों पर ही थी। अचानक एक जोरदार आवाज़ के साथ बिजली कड़की, जैसे वो इसी कमरे की छत पर गिरी हो।